हेलो एंड वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हमने 10th क्लास की हिंदी के अपठित काव्यांश वाले मॉड्यूल को सॉल्व किया था और इस क्लास में हम अपठित गद्यांश वाले मॉडल को सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने काव्यांश नंबर 1 और 2 और 3 को छोड़ दिया था क्योंकि उस पर हमने वीडियो पहले ही बनाई हुई थी। क्लास 9th की हमने काव्यांश वाली वीडियो में उसको सॉल्व किया हुआ था, पर कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आज इस पे डिस्कशन करेंगे। काव्यांश नंबर 1, 2, 3 को भी डिस्कस करेंगे और अपठित गद्यांश वाले सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो पहला गद्यांश है कि एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तत्व का दर्शन किया वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वजों से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक और उदाहरण लें, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिससे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा, ठीक है, डैश, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है अधिक संस्कृत कह सकते हैं, दूसरा है अधिक सभ्य कह सकते हैं, तीसरा है अधिक सभ्य और संस्कृत दोनों कह सकते हैं, और चौथा है ना अधिक संस्कृत और ना अधिक सभ्य कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अधिक सभ्य कह सकते हैं। ठीक है, अधिक सभ्य कहा जा सकता है लेकिन संस्कृत नहीं कहा जा सकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा है न्यूटन को किस सिद्धांत के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये सब कुछ हमको पता ही है कि न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसके बाद तीसरा इसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है। ठीक है, इसमें है जो सभ्य है, दूसरा है जिसको अपने पूर्वजों से संस्कार प्राप्त हुए हैं, तीसरा है जिसकी बुद्धि या विवेक ने नए तत्वों का दर्शन किया हो, और चौथा है जिसकी बुद्धि या विवेक ने अपने पूर्वजों के ज्ञान का उपयोग किया हो। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि सा वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसकी बुद्धि या विवेक ने नए तत्वों का दर्शन किया हो वह वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभ्यता और संस्कृति दोनों क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पूरी तरह एक है, दूसरा है ज़्यादातर एक है, तीसरा है पूरी तरह अलग है, और चौथा है समान है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर एक नहीं है, पूरी तरह अलग है। सभ्यता और संस्कृति दोनों पूरी तरह अलग हैं। इसके बाद इसके दूसरा नंबर का जो गद्यांश है उसको सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर का गद्यांश है मानव का अकारण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है, अनुचित भी है। वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है, कर सकता है। केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति या मनुष्य बुद्धिहीन है अथवा दरिद्र है वह घृणा का तो दूर रहा उपेक्षा का भी पात्र नहीं है। मानव तो इसलिए सम्मान के योग्य है कि मानव है भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना। इसमें पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक मानवता हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें आंसर है यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। तीसरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का सारांश है कि मानव को दूसरों के प्रति उदार होना चाहिए, उसे मानवता के नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि मानव भगवान की सबसे अच्छी रचना है। इसके बाद तीसरे नंबर के जो गद्यांश है उसको सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर का गद्यांश है आप हमेशा अच्छी ज़िंदगी जीते जा रहे हैं, आप हमेशा बढ़िया कपड़े, बढ़िया जूते व मोबाइल जैसी दिखावे पर बहुत खर्च करते हैं। आप अपने शरीर पर कितना खर्च करते हैं, इसका मूल्यांकन जरूरी है। यह शरीर अनमोल है, अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप ये सारे सामान किस पर टांगेंगे। अतः स्वयं का स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है एवं स्वस्थ रहने में हमारे खान पान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ये बात वैसे भी बहुत सही है कि अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम आगे के काम कैसे कर पाएंगे, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने स्वास्थ्य को देनी चाहिए। इसमें पहले नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक है स्वास्थ्य का महत्व। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अनमोल क्या है। ठीक है, तो अनमोल हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर अनमोल है। और इसके बाद तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है शुद्ध असली शब्दों
के विलोम शब्द लिखिए। तो शुद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा अशुद्ध एवं असली का विलोम शब्द हो जाएगा नकली। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा गद्यांश है उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि गद्यांश नंबर 4 को। यह है कि आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। शेष समय जन सेवा में व्यतीत होता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने को वह मृत्यु के समान समझता है। काम करने की उसमें लगन होती है, उत्साह होता है। विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का परिचय देता है। धैर्य की कुदाली से वह बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढहा देता है। उसकी कार्यकुशलता को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। संतोष उसका धन है, वह परिस्थितियों का दास नहीं है, परिस्थितियां उसकी दासी हैं। अगर आप ये गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ना तो सारे आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। भले ही वो किसी भी प्रकार का गद्यांश आए, लेकिन अगर आपको उसको पढ़ के अच्छी तरीके से समझेंगे ना तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। इसमें पहले नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, तो उचित शीर्षक है कर्मशील मानव। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश में वर्णित व्यक्ति के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त गद्यांश में वर्णित व्यक्ति कर्मशील है, लगनशील है, उत्साही और कार्यकुशल है। इसके बाद इसका जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो आंसर है उपयुक्त गद्यांश में मानव की कर्मशीलता और लगन का वर्णन किया गया है। कार्यकुशल मानव अपनी लगन और उत्साह से बड़े बड़े काम करता है। इसके बाद फिफ्थ नंबर का जो गद्यांश है उसको देखते हैं। फिफ्थ नंबर का गद्यांश है कि देश प्रेम में आत्मविस्तार का भाव निहित है। जिस भाव के अंतर्गत व्यक्ति परिवार और समाज की परिधि से भी आगे अपने देश के प्रति अपना लगाव अनुभव करने लगता है, उस भाव को देश प्रेम के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। देश प्रेम में देश की रक्षा और देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ देश के प्रति पूज्य भाव का संचार सन्निहित होता है। जब तक व्यक्ति देश को अपना आराध्य नहीं बनाता तब तक देश के प्रति समर्पण का भाव उसमें जागृत नहीं होता है। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है पहले नंबर के क्वेश्चन में। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा देश प्रेम। इसके बाद दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है। तो इसका आंसर बन जाएगा जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब देश के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है। इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश है देश प्रेम की भावना समाज और परिवार प्रेम की भावना से श्रेष्ठ होती है। जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब देश के प्रति समर्पण का भाव जागृत हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काव्यांश है, काव्यांश नंबर 6वां, उसको हम देखते हैं। तो काव्यांश नंबर 6वां है कि राष्ट्रीय भावना में सौरभाव का अपना विशिष्ट स्थान है। राष्ट्र गौरव का बखान और उसकी रक्षा का प्रबल भाव जिस कविता में व्यक्त होता है उस वीर भाव को सौर के अंतर्गत गिना जाता है। सौर का भाव आत्मगौरव से परिपूर्ण होता है। हिंदी कविता के सुदीर्घ इतिहास में इस भाव की प्रतिष्ठा प्रायः सभी युगों में होती रही है। आदिकाल से आधुनिक युग तक किसी न किसी रूप में शौर्य और देश प्रेम का भाव जागृत रहा है। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन से पहला नंबर का जो क्वेश्चन है गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा सौर्य भाव। दूसरा है सौर्य भाव क्या है, राष्ट्र गौरव का बखान और राष्ट्र गौरव की रक्षा का प्रबल भाव ही सौर्य भाव है। तीसरा क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश है राष्ट्रीय भावना में सौर्य भाव का विशिष्ट स्थान है। राष्ट्र गौरव की भावना और उसकी रक्षा करने का भाव ही सौर्य भाव है। इस भाव की प्रतिष्ठा सभी युगों में रही है। इसके बाद 7वें नंबर के जो गद्यांश है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 7वां नंबर का गद्यांश है हमारी जीवन शैली में कंप्यूटर और इंटरनेट का दखल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि संभव है कि आने वाले समय में इंसान कंप्यूटर और कंप्यूटर इंसान बन जाएगा। कंप्यूटर विशेषज्ञ और लेखक कवि रे कुजरवील ने भविष्यवाणी की है कि सन 2029 तक कंप्यूटर और इंसान में तमीज कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तमीज मतलब अंतर कर पाना मुश्किल हो जाएगा और सदी के अंत तक वे सर्वथा एक रूप हो जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक है कंप्यूटर और मनुष्य। दूसरा है इंसान के कंप्यूटर बन जाने से समाज को क्या खतरे हैं। आंसर है इसका इंसान के कंप्यूटर बन जाने से उनमें संवेदना और नैतिकता का भाव खत्म हो जाएगा। संवेदना यानी कि इमोशंस उनमें खत्म हो जाएंगे और जो नैतिकता के भाव होते हैं, नैतिकता होती है, वो उनमें खत्म हो जाएगी। और इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश है हमारे जीवन में कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा है कि कुछ समय बाद मनुष्य और कंप्यूटर में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। और अगर आपको कोई भी आंसर ऐसा लग रहा है कि ये आंसर कठिन है
तो आप उस बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी चीज़ में, वो भी आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में, किस टॉपिक पर बनाएं, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो गद्यांश है उसको देखते हैं। ये आज का हमारा आखिरी गद्यांश होने वाला है, गद्यांश नंबर 8। इसमें है कि लोक साहित्य में लोकगीतों का विशेष स्थान है। गीत व्यक्ति विशेष के ना होकर समूह के होते हैं। इनका रचयिता अज्ञात होता है और ये प्रायः मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक स्थान से दूसरे स्थान में हस्तांतरित होते रहते हैं। लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होते हैं, जिनमें लोक संस्कृति के समस्त पक्षों का वर्णन होता है। लोकगीत धर्म, सामाजिक रीति रिवाज, दर्शन, ज्योतिषी, वैदिक सदाचार, उपदेश, लोक व्यवहार, मनोरंजन तथा जीवन के समस्त पक्षों का संचित कोश होते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा लोकगीत लोक जीवन का दर्पण। ठीक है, या आप इसको अगर लोकगीत भी लिखना चाहें तो केवल लोकगीत ही लिख सकते हैं, या डैश लगा के आप अगर लोक जीवन का दर्शन लिखेंगे तो ये काफ़ी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि लोकगीतों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसकी पहली विशेषता है कि लोकगीत मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, अतः इनको मतलब लिखा नहीं जाता है। लोकगीत वे गीत होते हैं जो हमारे समाज में, हमारे गांव में जो बूढ़े पुराने लोग गीत गाते हैं ना, वो होते हैं लोकगीत। ठीक है, इनको कहीं पे लिखा नहीं जाता है, ये किसी किताब में लिखे नहीं होते हैं, अक्सर लिखे नहीं होते। कुछ गीत लिखे होते हैं वो अभी लिखने लगे हैं, पहले नहीं लिखे होते थे। ठीक है, तो वो गा गा के ही लोग एक दूसरे को सुनाते हैं और वो सुनकर सीखते हैं और वो अपनी आगे वाली पीढ़ी को सिखाते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरी विशेषता है कि लोकगीत में लोक संस्कृति की समस्त पक्षों का वर्णन होता है। यहाँ पे हमारा जो गद्यांश वाला पोर्शन था, गद्यांश वाला पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम काव्यांश नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इनको छोड़ दिया था। हमने सोचा था कि आप अगर 9th क्लास के भी गद्यांश को अगर देखेंगे तो उसमें ये तीनों गद्यांश आपको मिल जाएंगे और उसमें कुछ एक्स्ट्रा गद्यांश भी मिल जाएंगे, तो आपको उनसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप उनको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि गद्यांश और जो काव्यांश का ऐसा रहता है कि वो किसी भी परीक्षा 9th 10th 11th में एक जैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी गद्यांश है, कोई सा भी काव्यांश आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो अगर आप वो भी वीडियो देखेंगे तो आपको उसको बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसके बाद हम अपने काव्यांश वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, काव्यांश नंबर 1, 2, 3 को। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर का जो काव्यांश देखते हैं, पहला काव्यांश है कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण, ज्ञान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त काव्यांश का जो शीर्षक है वो हो जाएगा मेरी मातृभूमि। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है। तो इसका आंसर है कि कवि भारत माँ को ज्ञान, प्राण और रक्त का कण कण समर्पित करना चाहता है। यहाँ जन की जगह आप कण लिख लीजिएगा। ठीक है, वो टाइपिंग से मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। इसके बाद इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि देश की धरती का हम पर क्या ऋण है। इसका आंसर है कि देश की धरती ने हमें रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, पानी, यहाँ पे पानी की जगह पानी करना है, पानी, वायु आदि चीज़ें दी हैं, इसलिए हम अपनी मातृभूमि के ऋणी हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा नंबर का काव्यांश है उसको देखते हैं। दूसरा नंबर का काव्यांश है कि गगन गगन तेरा यश पहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षिति जल नभ पर डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा, ओ ऋषियों के देश प्यारे भारत देश। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन है पहला, काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो काव्यांश का शीर्षक हो जाएगा हमारा भारत देश। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इसका, आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारे देश की संस्कृति, परंपराएं और ऐतिहासिक धरोहर अनमोल है। यह धरती ऋषि मुनियों की तपोभूमि है जो हमें ज्ञान और शांति का पाठ पढ़ाती है, इसलिए हम अपने देश से प्यार करते हैं। इसका तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा उक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। भावार्थ हो जाएगा इसका, इस काव्यांश में हमारे देश की महानता का वर्णन किया गया है। हमारा देश ज्ञान, संस्कृति और संस्कार से संपन्न है। इसके बाद तीसरा नंबर का काव्यांश है उसको देख लेते हैं। तीसरा काव्यांश है कि जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अकल जगी मुझको, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। ठीक है, इसमें इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक हो जाएगा गीत बेचने की प्रथा। गीत बेचने की प्रथा मतलब होता है कि कहानी। ठीक है, गीत बेचने की कहानी।
इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, कवि को गीत बेचने में शर्म क्यों नहीं आती। ठीक है, तो कवि को गीत बेचने में शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि वह जिस समाज में रहता है वहाँ लोग अपना ईमान तक बेच चुके हैं। ठीक है, इसलिए कवि को गीत बेचने में शर्म नहीं आती। इसके बाद इसका तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। इसका सारांश हो जाएगा, इसका अभ्यास में कवि समाज, यहाँ समझ की जगह समाज लिखना था, समाज की सच्चाई का अनुभव कर चुका है। वह कहता है कि मैं तो सिर्फ गीत बेचता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ लोग तो अपना ईमान बेच चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज ये काव्यांश जो हमने कल छोड़ दिए थे, काव्यांश नंबर 1, 2, 3 उनको सॉल्व किया है और सारे गद्यांश को सॉल्व किया है। और इस वीडियो से अगर आपको कोई भी बेनिफिट होता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और आने वाली कौन से टॉपिक पे हम आने वाली वीडियो बनाएं उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम उस पर आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक पूछ सकते हैं, और बाकी आपको वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।